नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे देश दुनिया की हर बड़ी खबर के साथ। देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज लखनऊ पहुंचेंगे। राहुल गांधी चार्टर्ड प्लेन से दोपहर 12 बजे के करीब दिल्ली से लखनऊ रवाना होंगे। उनके साथ कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी लखनऊ जाएंगे। लखनऊ रवाना होने से पहले राहुल गांधी दिल्ली में पार्टी दफ्तर में सुबह 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। लखनऊ पहुंचने के बाद इन सभी कांग्रेस नेताओं का लखीमपुर खीरी जाने का प्लान है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर राहुल गांधी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत मांगी थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। यूपी सरकार की तरफ से सभी को घटना वाली जगह पर जाने की इजाजत नहीं मिली है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी आज लखीमपुर जाएंगे। वो सुबह 9:30 बजे दिल्ली पहुंच रहे हैं और बताया जा रहा है कि इसके बाद वो सड़क के रास्ते दिल्ली से लखीमपुर के लिए रवाना होंगे। उनका वहां पीड़ित परिवारों से मिलने का कार्यक्रम है। एक दिन पहले सचिन पायलट ने इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मौजूदा न्यायाधीश से कराने की मांग की थी। कश्मीर में बौखलाए आतंकवादियों ने मंगलवार की शाम 1 घंटे के भीतर 3 अलग अलग आतंकी हमलों में 3 आम लोगों की हत्या कर दी। आतंकियों ने पहला हमला श्रीनगर के इकबाल पार्क में किया, जहां पर श्रीनगर की प्रसिद्ध दवा की दुकान के मालिक माखनलाल बिंद्रू की उनकी दुकान के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने दूसरी वारदात को रात करीब 8:15 बजे लाल बाजार इलाके के मदीना चौक के पास अंजाम दिया, जहां पर उन्होंने भागलपुर के स्ट्रीट हॉकर वीरेंद्र पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके अलावा तीसरी वारदात बांदीपोरा में हुई, जहां पर आतंकियों ने मोहम्मद शफी लोन नाम के एक शख्स को गोली मार दी। आतंकी संगठन लश्कर ने दवा दुकान के मालिक माखनलाल बिंद्रू की हत्या की जिम्मेदारी ली है। जो है टीआरएफ ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। टीआरएफ लश्कर तैयबा का हिस्सा है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये अटैक जो है किया। पूरे इलाके को अभी यहाँ पर जो है घेर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं, एसओजी के लोग हैं और साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग भी हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकियों की इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा की है। साथ ही आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। अवैध धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी के दिल्ली के कई ठिकानों पर यूपी एटीएस की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। दिल्ली के शाहीन बाग में मौजूद कलीम सिद्दीकी के घर, दफ्तर समेत 4 जगहों पर एटीएस ने कार्रवाई की। इसके अलावा ग्लोबल पीस सेंटर और वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तरों पर भी एटीएस की टीम ने छानबीन की। बताया गया कि इस कार्रवाई में एटीएस ने डेस्कटॉप, टैब और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। हालांकि एटीएस ने क्या क्या बरामद किया, इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पहले शाहीन बाग इलाके में पहुंचे हैं और कलीम सिद्दीकी के ठिकानों पर गए हैं। इन ठिकानों में मदरसा है, एनजीओ है, कलीम सिद्दीकी के घर है, वहां पर जाके नोटिस चस्पा किया और वहां से कुछ दस्तावेज जो है बरामद किए गए हैं। यूपी एटीएस ने इस ऑपरेशन को बहुत सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया। खबर है कि टीम को जो दस्तावेज मिले हैं उसमें कुछ बड़े नाम शामिल है और एटीएस की टीम जल्द उन लोगों से पूछताछ करेगी। अवैध धर्मांतरण का पर्दाफाश होने के बाद से यूपी एटीएस लगातार दिल्ली एनसीआर के कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई और तलाशी अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड सौंपेंगे। पीएम मोदी इस दौरान मध्य प्रदेश के हरदा जिले में आयोजित होने वाली प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को डिजिटल तरीके से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में हरदा जिला ग्रामीण आबादी भूमि का 100% सर्वे पूरा करने वाला देश का पहला जिला है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। स्वामित्व योजना में देश के गांव में लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है। इस योजना का मकसद गांव की संपत्ति का मालिकाना हक तय करना है। केंद्र सरकार के मुताबिक यह योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद मदद करेगी। 7 अक्टूबर यानी कि कल पीएम मोदी के संवैधानिक पद पर रहते हुए 20 साल पूरे हो जाएंगे। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और उसके बाद प्रधानमंत्री के तौर पर। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा
और निष्ठा रखूंगा। इस मौके पर बीजेपी देश भर में जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। पीएम मोदी के संवैधानिक पद की शुरुआत 2001 में हुई थी, जब उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 2014 तक लगातार वो 3 बार विधानसभा चुनाव जीतकर गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर 2014 में लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने और दिल्ली आ गए। 2019 में दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीतकर वो दोबारा देश के पीएम बने। वहीं इस खास दिन पर प्रधानमंत्री देवभूमि उत्तराखंड जाएंगे, जहां वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण और ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। खबर है कि इस दिन पीएम केदारनाथ धाम भी जा सकते हैं। उत्तराखंड में अगले साल यानी कि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी ने इसके लिए काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी है। इस वजह से पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम हो जाता है। और अब बुलेटिन में वक्त हो चला है राज्य की बड़ी खबरों का। देखिए 1 मिनट में अपने राज्य की हर खबर। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 3 दिन पहले 2 समुदायों के बीच धार्मिक झंडे को लेकर शुरू हुआ विवाद जंग के अखाड़े में तब्दील हो गया। 3 दिन पहले हुई हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और कुछ सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कवर्धा में काफी हंगामा किया। सड़कों पर उतरे लोगों ने वहां जमकर तोड़फोड़ की। कई गाड़ियों को भी उन्होंने निशाना बनाया। बवाल इतना बढ़ गया कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। हालांकि सड़क पर बवाल कर रहे लोग फिर भी शांत नहीं हुए। उन्होंने कवर्धा जबलपुर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। हालात को देखते हुए कवर्धा को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया। 4 जिलों की पुलिस पूरे शहर में गश्त कर रही है। माहौल को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने 70 लोगों की पहचान कर ली है, जिनमें 59 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय एसआईटी गठित कर दी गई है। आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने इस बात की जानकारी दी। पुलिस की तरफ से भरोसा दिया गया है कि इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस मामले में एक रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में न्यायिक जांच भी होगी। वहीं इस मामले में पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस को दर्ज कराई गई एफआईआर में शिकायतकर्ता ने आशीष पर 15-20 अज्ञात लोगों के साथ मिलकर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने और गोली चलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। एफआईआर में बताया गया कि आशीष मिश्रा अपने समर्थकों के साथ 3 गाड़ियों से घटनास्थल पर आए थे। दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ यूपी की सीतापुर पुलिस ने केस दर्ज किया है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 191, 107, 116 में मुकदमा दर्ज किया गया है और इन्हीं धाराओं के तहत पुलिस ने प्रियंका गांधी को गिरफ्तार भी किया है। इससे पहले पुलिस ने उन्हें हिरासत में रखा था। गिरफ्तारी के बाद प्रियंका गांधी के लिए पीएससी गेस्ट हाउस में ही अस्थायी जेल बनाई गई है। इस घटना को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है, जिसके जरिए इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। इसके अलावा स्वतंत्र एजेंसी से न्यायिक जांच की मॉनिटरिंग कराने की भी मांग इस याचिका के तहत की गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 अक्टूबर से यूपी में विजय रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इससे संबंधित पोस्टर भी जारी किया गया, लेकिन अखिलेश की फोटो लगे इस पोस्टर में मुलायम सिंह यादव कहीं नजर नहीं आए। इस विजय रथ यात्रा के जरिए अखिलेश प्रदेश के हर जिले और तहसील में जाएंगे और वहां वोटरों से यूपी चुनाव में समर्थन की अपील करेंगे। अखिलेश यादव समाजवादी विजय यात्रा के जरिए हर जिले में एक जनसभा भी करेंगे। उनकी ये विजय रथ यात्रा 3 चरणों में 3 महीने तक चलेगी। पहले चरण में अखिलेश का ये रथ लखनऊ से चलकर कानपुर पहुंचेगा, यहाँ जनसभा होगी, फिर बुंदेलखंड पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि इसके पीछे 2011 का इतिहास है। इसी रूट पर चलने के बाद अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली थी। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पार्टी अब 2 टुकड़ों में बट गई है। रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही उनके बेटे और सांसद चिराग पासवान और भाई पशुपति पारस के बीच पार्टी पर अधिकार को लेकर विवाद चल रहा था। हालांकि अब ये विवाद पार्टी के 2 टुकड़ों में बट जाने के साथ खत्म हो गया है।
चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुटों को अलग अलग पार्टी के तौर पर मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने पुराना नाम और चुनाव चिन्ह भी खत्म कर दिया है। आयोग ने चिराग पासवान के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नया नाम लोक जनशक्ति पार्टी दिया है और चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर आवंटित किया है। वहीं उनके चाचा पशुपति पारस को राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी और सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह के तौर पर दिया है। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव है। इसमें चिराग ने कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है। वो किसी भी सूरत में इस मौके को खोना नहीं चाहते। यही वजह है कि वो चुनाव आयोग से पार्टी का नाम सौंपने की मांग कर रहे थे, क्योंकि 2 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने एलजेपी का सिंबल फ्रीज कर दिया था। घर घर राशन योजना को लेकर एक बार फिर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने डोर स्टेप डिलीवरी की फाइल एक बार फिर मंजूरी के लिए एलजी अनिल बैजल के पास भेजी है। सीएम केजरीवाल के फाइल को अनिल बैजल के पास भेजते हुए उन्हें बताया कि हाई कोर्ट ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी लागू करने की इजाजत दे दी है। ऐसे में वो भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दे ताकि दिल्ली में जल्द से जल्द इसे लागू किया जा सके। जानकारी के मुताबिक पिछले हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट ने शर्तों के साथ राजधानी में घर घर राशन योजना को लागू करने की इजाजत दे दी थी, लेकिन अब तक इस योजना को लागू करने के लिए एलजी अनिल बैजल की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली है। राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल में काफी समय से विवाद चल रहा है। दिल्ली सरकार जहां इस योजना को लागू करने पर काफी वक्त से अड़ी है, वहीं एलजी इसके विरोध में है। केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने मार्च 2018 में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और तब से ये मामला अटका हुआ है। और अब देखिए आपके काम की खबर। त्योहारी सीजन को देखते हुए एचडीएफसी बैंक ने ट्रीट 3.0 लॉन्च किया है, जिसके तहत 10,000 से ज्यादा ऑफर दिए जा रहे हैं। बैंक ने इसके लिए 100 स्थानों पर 10,000 से ज्यादा मर्चेंट्स के साथ करार किया है। मंगलवार को जारी इस ट्रीट 3.0 की थीम करो हर दिल रोशन के आधार पर है। बैंक ने कहा कि ट्रैक्टर के लोन पर 0 प्रोसेसिंग फीस और ट्रैक्टर की कीमत का 90% लोन मिलेगा। कमर्शियल व्हीकल लोन की प्रोसेसिंग फीस पर 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। 75 लाख रुपए तक के बिजनेस पर कोई गारंटी नहीं ली जाएगी और प्रोसेसिंग फीस पर 50% की छूट मिलेगी। इसके साथ ही कंज्यूमर गुड्स पर 22.5% का कैशबैक दिया जा रहा है। अगर आपका भी एसबीआई में जनधन खाता है तो आपके लिए काम की खबर है। दरअसल जनधन खाता धारकों को 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मुफ्त दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके तहत खाता धारक विदेश में भी हादसे का शिकार होता है और उसकी मौत होती है तो भी नॉमिनी को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। हालांकि जिन लोगों ने 28 अगस्त 2018 से पहले खाता खुलवाया है, उनके लिए बीमा की राशि 1 लाख निर्धारित की गई है। बता दें कि जनधन योजना 2014 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के गरीब या सुविधा विहीन लोगों को भी आर्थिक रूप से मजबूत करना है और उन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर तक की तिमाही के लिए जन प्रोविडेंट फंड के ब्याज दरों की घोषणा कर दी है। बताया जा रहा है कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे निवेशकों को 7.1% की दर से ही ब्याज मिलेगा। अभी सरकार पिछली कई तिमाही से जीपीएफ सब्सक्राइबर के अकाउंट में 7.1% की दर से पैसे ट्रांसफर कर रही है। बता दें कि केंद्र सरकार ने अप्रैल 2020 में जीपीएफ का ब्याज दर 7.9% से घटाकर 7.1% कर दिया था। अगर आपके पास भी 15 साल से ज्यादा पुरानी कार है और उसका रजिस्ट्रेशन अगले साल रिन्यू होना है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल अप्रैल 2022 से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष में रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए आपको 8 गुना ज्यादा पैसे देने होंगे। जारी अधिसूचना के मुताबिक 15 साल पुरानी कार का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए अब 5,000 रूपए देना होगा। अभी यह काम 600 रूपए में हो रहा है। इसी तरह पुरानी बाइक का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए अब 1,000 रूपए देने होंगे, जिसकी फीस अभी तक 300 रूपए है। इतना ही नहीं, रिन्यूअल कराने पर 300 रूपए जुर्माना भी देना होगा। अगर आप भी दिल्ली के रहने वाले हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल दिल्ली सरकार आर्मी प्रीपेटरी स्कूल खोलने जा रही है, जिसमें छात्रों को आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी कराई जाएगी। आर्म फोर्सेस प्रीपेटरी स्कूल साल 2022 से खोले जाएंगे। स्कूल में सेना में जाने के इच्छुक छात्रों को नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही 2 साल तक छात्रों को फिजिकल फिटनेस, पर्सनालिटी और मेंटल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है और दिल्ली सरकार के प्रयासों की सराहना की।
और लखीमपुर की हिंसा में मारे गए किसान गुरविंदर सिंह का आज बहराइच में पोस्टमार्टम किया गया है और गुरविंदर के परिवार ने दोबारा से पोस्टमार्टम की मांग की थी, जिसके बाद से आज बहराइच में एक डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया और जल्द ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले गुरविंदर का लखीमपुर में भी पोस्टमार्टम किया गया था। बहराइच में पोस्टमार्टम के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन परिवार वालों ने ये शक जताया है कि गुरविंदर को गोली भी लगी थी, जो कि लखीमपुर में हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आई। ऐसे में अब देखना होगा बहराइच में पोस्टमार्टम जो हुई है उसकी रिपोर्ट में क्या कुछ आता है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल बहराइच के डीएम का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, सुनिए। मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी दशा में न्याय को बाधित ना किया जाए, निष्पक्ष न्याय दिलाया जाए। तो इनके परिजनों ने अनुरोध किया, उस पर शासन से हम लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त किया और उसके क्रम में ये दोबारा पोस्टमार्टम हुआ है, जिसमें ये मृतक परिवार के चाचा हैं। डॉक्टर्स की पैनल एक्सपर्ट टीम आई थी लखनऊ से, उनके द्वारा सीएमओ साहब की देखरेख में निरंतर वीडियोग्राफी के माध्यम से पोस्टमार्टम कराया गया है और रिजल्ट के बारे में चूँकि जो पैनल है वो अपनी अधिकृत जानकारी देगा। रिजल्ट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं इतना कह सकता हूँ कि जो न्याय व्यवस्था पर विश्वास दिलाने। और देखिए, सीतापुर में प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के बाद से लखीमपुर मुद्दे पर सियासत भी गर्माती जा रही है। राहुल गांधी भी आज लखीमपुर में मारे गए किसानों से मिलने के लिए लखनऊ जा रहे हैं और अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राहुल गांधी आज दोपहर 12 बजे चार्टर्ड प्लान से लखनऊ पहुंच जाएंगे। कांग्रेस ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखकर अनुरोध किया है कि जिस तरह से टीएमसी नेताओं को लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए लोगों के पीड़ित परिवार से मिलने दिया गया है, उसी तरह उन्हें भी पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत दी जाए। हालांकि यूपी सरकार ने राहुल गांधी को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि लखीमपुर खीरी में जिस तरह के हालात हैं, इस बात की कम ही उम्मीद है कि राहुल गांधी को लखीमपुर खीरी जाने दिया जाए। राहुल गांधी के साथ सूत्र बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी होंगे। लखनऊ रवाना होने से पहले राहुल गांधी दिल्ली में सुबह 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। रंजिता हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। रंजिता, जरा बताएं, राहुल गांधी लखनऊ पहुंच रहे हैं, लेकिन जो माहौल वहां पर है शांति बरकरार रखने के लिए हो सकता है कि उन्हें परमिशन ना दी जाए। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह के माहौल है वहाँ, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों को रोका जा रहा है वहां जाने से, प्रियंका गांधी को जिस तरह से सीतापुर गेस्ट हाउस में नजरबंद रखा गया है, गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, एफआईआर भी कर दिया गया है, इन तमाम चीजों के बीच राहुल गांधी की तरफ से जो संगठन महासचिव हैं कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, उन्होंने यूपी प्रशासन से लखीमपुर जाने की इजाजत मांगी है। हालांकि उस पर अभी तक इजाजत पर किसी भी तरह का जवाब जो है वो यूपी प्रशासन की तरफ से नहीं आया है, लेकिन निर्धारित समय के अनुसार जो सूत्र बता रहे हैं 12:45 में राहुल गांधी दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, ये 4 व्यक्ति जाएंगे। और उनका साफ तौर पर जो आवेदन दिया गया है प्रशासन को, जो रिक्वेस्ट किया गया है वो इसी बाबत है कि वो कोई भीड़ लेकर नहीं जा रहे हैं, कम संख्या में है और पीड़ित परिवार से मिलना उनका मकसद है। देखना होगा कि यूपी प्रशासन उनको जाने की इजाजत देता है या नहीं। उससे पहले राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 10 बजे कांग्रेस मुख्यालय में, वो भी बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी में जिस तरह से घटना हुई है, जिस तरह से वीडियो सामने आए हैं, जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री की बेटे जो है वो किस तरह से उस विजुअल में दिख रहे हैं, तो इन तमाम चीजों के बीच उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं अभी तक हुई है, इसको लेकर सवाल उठाएगी कांग्रेस पार्टी। चलिए, आप बने रहिए रंजिता, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे, जानकारी लेंगे। फिलहाल देखिए, राहुल गांधी के साथ बघेल और चन्नी भी होंगे, राहुल गांधी अकेले नहीं होंगे। लेकिन शांति भंग करने के आरोप में सीतापुर में गिरफ्तार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाया गया है और वकील से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। प्रियंका गांधी ने साथ ही यूपी पुलिस पर आरोप लगाया है कि गिरफ्तार करने के बावजूद भी उन्हें अभी तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश तक नहीं किया गया है। प्रियंका गांधी के मुताबिक अभी तक उन्हें यह भी नहीं बताया गया कि आखिर किन धाराओं में उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। क्या क्या आरोप प्रियंका गांधी पर लगाए हैं,
प्रियंका गांधी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि उन्हें ना तो अभी तक एफआईआर की कॉपी दी गई है और ना ही कोई कानूनी नोटिस दिया गया है। और इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी का दावा है कि एफआईआर में जिन 11 लोगों के नाम हैं उसमें से 8 मौके पर मौजूद भी नहीं थे, फिर भी उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। तो देखिए, प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन प्रियंका गांधी की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उन्हें अभी तक एफआईआर की न कॉपी दी गई है और ना ही उन्हें यह बताया गया है कि किन धाराओं में उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। क्रूज में ड्रग्स पार्टी के मामले में एनसीबी ने 4 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इन लोगों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनसीबी के मुताबिक गिरफ्तार लोग पार्टी के आयोजक हैं और एनसीबी आज एक बार फिर से कोर्ट से इन 4 लोगों को रिमांड पर भेजने की अपील भी करेगी। अब तक इस पूरे मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एनसीबी को 3 और लोगों की इस पूरे मामले को लेकर के तलाश है। एनसीबी की जांच अभी भी जारी है और कई और जगह पर छापेमारी भी इस मामले को लेकर के हो सकती है। Wanted, sir. Abhi showing arrest. Abhi showing arrest. Sir, please. Abhi showing arrest now. Is SRK sir involved? Sir. कितनी रनन कार्रवाई कर रही है? पुन्हा कुणाला अटक केली? 1 मिनिट 2 मिनिट सर थांबा. Wanted, sir. Abhi showing arrest. सर 2 मिनिट. Abhi showing arrest. Sir, when are we going to react, sir? When can we expect official statement? Sir, what? When can we expect official statement? Official statement. Wanted, sir. Abhi showing arrest. Abhi showing arrest. Sir, please. Abhi showing arrest now. Is SRK sir involved? Sir. कितनी रनन कार्रवाई कर रही है? पुन्हा कुणाला अटक केली? 1 मिनिट 2 मिनिट सर थांबा. Wanted, sir. Abhi showing arrest. सर 2 मिनिट. Abhi showing arrest. Sir, when are we going to react, sir? When can we expect official statement? Sir, what? When can we expect official statement? Official statement. Wanted, sir. और कश्मीर में बौखलाए आतंकवादियों ने मंगलवार की शाम 1 घंटे के भीतर 3 अलग अलग आतंकी हमले में 3 आम लोगों की हत्या कर दी। आतंकियों ने पहला हमला श्रीनगर के इकबाल पार्क में किया, जहां पर श्रीनगर की प्रसिद्ध फार्मेसी के मालिक माखन लाल बिंद्रू की उनकी दुकान के सामने ही आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने दूसरी वारदात को रात करीब 8:15 बजे लाल बाजार इलाके में के मदीना चौक के पास अंजाम दिया, जहां पर उन्होंने भागलपुर के स्ट्रीट हॉरर वीरेंद्र पासवान की गोली मार दी। श्रीनगर शहर के शेरगढ़ी इलाके में बिंद्रू मेडिकेट के ऑनर माखन लाल बिंद्रू को आज उनकी दुकान पर मार दिया गया। बिंद्रू मेडिकेट श्रीनगर शहर की एक मशहूर फार्मेसी है और यहाँ पर माखनलाल बिंद्रू अपनी दुकान पर बैठे हुए थे जब 2 मिलिटेंट्स ने उन पर अटैक किया। हालांकि अभी जो है टीआरएफ ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। टीआरएफ लश्कर तैयबा का हिस्सा है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये अटैक जो है किया। पूरे इलाके को अभी यहाँ पर जो है घेर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं, एसओजी के लोग हैं और साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग भी हैं और पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है। और ये जो बिंद्रू मेडिकेट है ये कुछ ही दूरी पर है। यहाँ पर शेरगढ़ी पुलिस स्टेशन भी है, एसएसपी श्रीनगर का ऑफिस भी है और आज शाम को जो है अटैक हुआ उन पर और उनको अस्पताल लिया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने उनको जो है डिक्लेयर किया एज डेड। और साथ ही साथ अभी एक शाम को एक और अटैक हुआ है लाल बाज़ार इलाके में और वहाँ पर जो है एक नॉन लोकल वेंडर जो कि पानी पूरी बेचते थे उन पर भी गोली चलाई गई और उनको हॉस्पिटल लिया गया, लेकिन वहाँ उनकी मौत हो गई। कैमरा पर्सन शफीक मलिक के साथ सोहिल सहरान, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।